मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से। आज हम कक्षा 12वीं के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जीवन परिचय आज हम पढ़ेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से इनका जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय। गजानन माधव मुक्तिबोध, जन्म 13 नवंबर सन 1917 को श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। आपके पिता का नाम माधव मुक्तिबोध है और गजानन आपका नाम था, और इन्होंने अपने पिताजी का नाम जोड़कर गजानन माधव मुक्तिबोध किया। मुक्तिबोध के संबंध में भी एक किंवदंती है कि ये कुलकर्णी ब्राह्मण थे, किंतु इनके पूर्वज को मुक्तिबोध की उपाधि प्राप्त हुई। तब से इनके जो पूर्वज थे वो कुलकर्णी के स्थान पर मुक्तिबोध लिखने लगे। इनके पिताजी भी अपना नाम के आगे मुक्तिबोध लिखते थे और इन्होंने भी अपने पिताजी का अनुसरण किया और गजानन माधव मुक्तिबोध लिखा, जबकि ये मूलतः कुलकर्णी ब्राह्मण थे। आपके माता का नाम पार्वती बाई, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला रही हैं। आपका संपूर्ण जीवन अत्यंत संघर्ष में बीता। बचपन आपका जो था वो बड़ा लाड़ प्यार में बीता। इनके पिताजी चूँकि पुलिस में कार्यरत थे, तो इस कारण से इनका जो बचपन था वो बहुत मतलब लाड़ प्यार में बीता। चूँकि मुक्तिबोध के पूर्व उनके जो दो और भाई थे, उनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और ये तीसरे पुत्र थे, इसीलिए बड़े लाडले थे और इनकी हर मांग को पूरी किया जाता था। और यही कारण था कि ये अत्यंत हठी हो गए और हठी होने के साथ साथ पढ़ाई भी इनकी बाधित हुई। आप मिडिल परीक्षा में असफल हो गए। उसके बाद फिर जैसे तैसे करके आपने आगे अध्यापन कार्य किया। बीए की परीक्षा उज्जैन में मतलब पास की और एमए की परीक्षा इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से सन 1948 में पास की। बाद में आप पहले मॉडल स्कूल में शिक्षक हो गए थे और बाद में एमए की परीक्षा पास करने के बाद दिग्विजय महाविद्यालय में प्राध्यापक हो गए। आपने गद्य और पद्य साहित्य दोनों में अपनी रचनाएं लिखी, अर्थात दोनों में आपका समान अधिकार था। आपने हंस पत्रिका का संपादन कार्य भी किया और असाध्य रोगों से जूझते हुए 11 सितंबर सन 1964 में नई दिल्ली में आपका देहावसान हो गया। तो ये उनका व्यक्तिगत परिचय हो गया। आगे हम देखेंगे रचनाएं। इनकी रचनाओं में कविता संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा, ये इनकी प्रमुख रचना रही। तार सप्तक में छपने वाली कविता भूरी भूरी खाक धूल, यहाँ पर ये बतला दें कि प्रथम तार सप्तक के ये महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। प्रथम तार सप्तक जो अज्ञे जी ने निकाला था उस 1943 में, उसके ये एक महत्वपूर्ण कविता, 7 कवियों में इनका भी नाम महत्वपूर्ण ढंग से लिया जाता है। कथा साहित्य की बात करें तो काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। गद्य रचना की बात करें तो भारत, इतिहास और संस्कृति, आलोचना, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष और कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार इनकी सबसे महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचना रही है। आगे हम देखें भाव पक्ष। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाव पक्ष जो है, ये कई बार प्रश्न इसको ये आता है कि इनकी साहित्यिक विशेषता लिखिए। तो साहित्यिक विशेषता में ये 7 पॉइंट आप भाव पक्ष के लिख सकते हैं और कला पक्ष के जो पॉइंट है, भाषा शैली वगैरह, वो लिख देंगे। अगर ये दोनों लिख देंगे तो इनकी काव्यगत विशेषता आ जाएगी या इनकी साहित्यिक विशेषताएँ आ जाएंगी। चलिए तो हम एक एक पॉइंट इसको पढ़ते हैं कि समाज का यथार्थ चित्रण, अर्थात अगर हम देखें तो मुक्तिबोध जी की रचनाओं में समाज का बिल्कुल यथार्थ चित्रण हमको देखने को मिलता है। आपकी कविता के वर्ण विषय जीवन तथा समाज के यथार्थ से संबंध रखते हैं। आपके अपनी कविताओं में आपने जो अपनी कविताओं में समाज की विपन्नता, विवशता और विसंगतियों का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। और चूँकि मार्क्सवाद से प्रभावित थे, इसलिए
इनकी रचनाओं में मार्क्सवाद का पुट दिखाई देता है। दूसरा है शोषित वर्ग से संवेदना। जो शोषित वर्ग था, जो वंचित वर्ग था, उसके प्रति आपकी संवेदनाएं महत्वपूर्ण थी। गजानन माधव मुक्तिबोध की अधिकांश रचनाओं में शोषित, दलित, वंचितों, निसहाय, गरीब आदि के जो संवेदना थी उसका बड़ा मार्मिक वर्णन आपकी कविताओं में देखने को मिलता है। आपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपार कष्ट सहे, आप भी आर्थिक रूप से अत्यंत संकट में थे और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अत्यंत संकट में थे। तो आपका जो व्यक्तिगत जीवन था वो अपार संकट का था और विभिन्न संघर्षों के में जीने वाले जो मुक्तिबोध थे, इनकी जो पहचान बनी वो शोषितों के वर्ग के प्रति संवेदना वाली पहचान बनी। और जहाँ पर भी इन्हें लगा कि शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए, वहाँ इन्होंने अपनी रचनाएं में इसको स्थान दिया। अगला है तीसरा पॉइंट, शोषक वर्ग का विरोध। मार्क्सवाद का जैसे सिद्धांत रहा तो शोषित वर्ग की संवेदना और शोषक वर्ग का विरोध करना, ये मार्क्सवाद का एक प्रमुख रहा है। तो ये शोषक वर्ग का इन्होंने अपनी रचनाओं में विरोध किया। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं में शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह की भावना भी स्पष्ट रूप से झलकती दिखाई देती है। ये गरीब, शोषित, वंचितों की दीनहीन अवस्था के लिए पूंजीपति वर्ग को दोषी मानते हैं। जैसे मार्क्सवाद मानते थे कि पूंजी, इसके लिए गरीबों का अगर शोषण हो रहा तो उसके लिए शोषक वर्ग अर्थात जो पूंजीपति वर्ग है उस वक्त का, वो दोषी है। तो ये भी यही मानते थे कि पूंजीपति जो वर्ग है वह इसके लिए दोषी है। मार्क्सवादी चिंतन से प्रेरणा पाकर ही इन्होंने अपनी कई रचनाओं में धनाढ्य वर्ग के प्रति अपनी गुस्सा और घृणा के भाव को व्यक्त किया है। एक उदाहरण भी है कि तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। ये जो इस तरह की बातें हैं, ये जो शोषक वर्ग के प्रति इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। आगे देखें, आधुनिकता का भाव। जो मुक्तिबोध जी है, इनकी जो भाव था वो आधुनिकता का भाव था, अर्थात भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा के चितेरे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं में आधुनिक भावबोध की सशक्त अभिव्यक्त व्यंजना हुई है। और अगला पॉइंट देखें, चिंतन की प्रधानता। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें चिंतन की प्रधानता रही है। गजानन माधव मुक्तिबोध एक चिंतनशील साहित्यकार थे। उनकी काव्य चेतना में चिंतन की प्रचुरता देखने को मिलती है। उनका यह चिंतन जलते हुए अंगारी पर चलने वाले व्यक्ति की मनस्थिति का चिंतन है, अर्थात जो व्यक्ति कष्ट में है उसके क्या मनोभाव होते हैं उसका चिंतन कर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। अगला है मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण में मुक्तिबोध के काव्य में मानवतावाद का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। मानवतावाद के संबंध में इन्होंने लघु मानव की खोज की है और उसके प्रति पूर्ण आस्था प्रकट की है और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इन्होंने गरीब शोषित वर्ग का हमेशा ध्यान रखा है। अगला है आत्मसंतोषी व्यक्तित्व। आत्मसंतोषी व्यक्तित्व, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने व्यक्तिगत जीवन में अनेक संघर्ष किए। उन्होंने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना जीवन व्यतीत किया, अर्थात उनका जो पूरा जीवन था संघर्षमय जीवन उनका रहा है। और इनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी और आर्थिक स्थिति ना होने के कारण उन्हें अनेक कष्ट भी सहने पड़े और इन्होंने प्रत्येक उत्पन्न स्थिति का के साथ अपना सामंजस्य बैठा लिया और आत्मसंतोषी प्रवृत्ति के कारण सहज उसको स्वीकार भी कर लिया और जैसी परिस्थिति है उसमें ही उन्होंने जीना सीख लिया। और इनकी जो कुछ पंक्तियां हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और इस तरह की जो बातें लिखी उन्होंने आत्मसंतोषी व्यक्तित्व की को झलकाती है। ये हो गया इनका भाव पक्ष। अब कला पक्ष देखें जिसमें भाषा शैली आदि आती है। तो इनकी जो भाषा है सरल बोलचाल की भाषा है, शासित संस्कृत शब्दों एवं परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं सामासिक शब्दावली भी देखने को हमको मिल जाती है, अर्थात इनकी जो सरल सहज भाषा ही और अर्थपूर्ण और चित्रपूर्ण भाषा इनकी रही है।
अगला देखिए, शैली की बात करें तो शैली में इन्होंने सर्वप्रथम फैंटेसी शैली का प्रयोग किया। इसके पूर्व किसी कवि ने फैंटेसी शैली का प्रयोग नहीं किया था। कई बार परीक्षा में ये भी आता है कि फैंटेसी शैली के जनक कौन हैं, तो मुक्तिबोध जी है। तो फैंटेसी शैली का प्रयोग किया है, और फैंटेसी शैली को इन्होंने कहा कि अनुभव की कन्या, अर्थात इन्होंने क्या फैंटेसी शैली के मन में कहा कि ये अनुभव की कन्या है। मुक्तिबोध जी की काव्य शैली नवीन बिंब और प्रतीक प्रधान रही है, अर्थात इन्होंने नए नए बिंब को खोजा है और नए नए बिंब को खोजकर उसमें अपनी रचनाएं लिखी है। और इनकी जो रचनाएं थी उसमें जो नवीन बिंब थे वो सारे बिंब हमको, इनको जो शोषित और वो वर्ग थे उनकी पीड़ा आदि का इन्होंने वर्णन किया है। अगला देखिए हम कि काव्य में काव्यात्मक शैली का भी प्रयोग देखने को मिलता है, और उनकी सबसे अलग नवीन प्रतीक एवं नवीन संदर्भ से थी। उनकी जो शैली थी नवीन प्रतीक एवं नवीन संदर्भ से युक्त थी। आगे हम देखें भाषा शैली के बाद अलंकार। आपके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर वर्णन किया गया है, और ये अलंकार उन्होंने सहजता से लिखे हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने उसके लिए विशेष प्रयास किया, जो सहज इनको लगे उसी के प्रयोग देखने को मिल जाता है। छंद की बात करें तो मुक्तिबोध जी की रचनाओं में मुक्तक छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। इनके काव्य में लय एवं ताल का अनूठा संगम है। कुछ लोगों ने इनकी रचनाओं के संबंध में लिखा कि इनकी कविताओं में न तो लय है न ताल है, लेकिन फिर भी लय और ताल का अनूठा संगम है। तुकांत और अतुकांत छंदों के दर्शन भी इनके इसमें होते हैं, और अष्टक इनका प्रिय छंद रहा है। अष्टक जो छंद था इनका प्रिय छंद रहा है। अधिकांश रचनाओं में इन्होंने अष्टक छंद का प्रयोग किया है। बिंब योजना की बात करें तो मुक्तिबोध की बिंब योजना अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से इनका काव्य समृद्ध काव्य है। मुक्तिबोध की रचनाओं में सामाजिक यथार्थ, वेदना, त्रासदी आदि नवीन बिंबों का प्रयोग किया गया है, अर्थात वही जो कष्ट में जो व्यक्ति रहते थे और समाज में यथार्थता थी उसका ही चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। आगे देखेंगे साहित्य में स्थान। काव्य को नवीन आयाम देने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध नई कविता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आप मार्क्सवादी चिंतन वाले कवि रहे हैं, अर्थात मार्क्सवाद का प्रभाव इनके जीवन में पड़ा है, और यही कारण है कि आपकी रचनाओं में मार्क्सवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात अगर इसकी बात करें हम तो शोषक वर्ग के प्रति मतलब विरोध और शोषित वर्ग के प्रति संवेदना का भाव इनकी रचनाओं में है। प्रथम तार सप्तक में अन्य रचनाकारों के साथ आपकी रचनाओं को स्थान मिलना साहित्य में आपके महत्वपूर्ण स्थान को प्रदर्शित करता है। आप जीवन मूल्यों का प्रयोग करने वाले कवि रहे हैं और हिंदी साहित्य में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर यही भी बता दें कि इनकी अधिकांश रचनाएं इनके मृत्यु के उपरांत छपी हैं, और यही कारण था कि मृत्यु के उपरांत छपने के कारण इनको यथार्थ जीवन में उसका लाभ नहीं मिल पाया है। लेकिन मृत्यु के उपरांत जब इनके साहित्य को संजोया गया, संकलन किया गया और देखा गया तो पता लगा कि ये एक महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं, और हिंदी साहित्य में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान हमको देखने को मिलता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी रहेगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।